सब्सक्राइब करें वाइटल बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास चैनल को और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट क्लास मिल सके। जय गुरु जी बच्चे लोग, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो आज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का पार्ट 4 है। तो हम लोग समझ रहे थे ग्लाइकोलाइसिस। फिर से उसी पॉइंट पर हम लोग को नजर रखते हुए ग्लाइकोलाइसिस को समझते हुए पूरी डिटेल से हम लोग को जानना होगा। फिर से रेस्पिरेशन इन प्लांट्स मतलब श्वसन प्लांट में कैसे होता है। तो लगभग में श्वसन प्रक्रिया जो प्रक्रिया होता है सेल के अंदर में उसी को मेन कहते हैं श्वसन। बाकी हम लोग जो सांस लेते छोड़ते हैं वो तो ब्रीथिंग हुआ। तो लगभग श्वसन प्रक्रिया चाहे प्लांट्स हो चाहे हम लोग हो बात बराबर होती है। श्वसन प्रक्रिया में प्लांट्स भी O2 का ही इस्तेमाल करते हैं और वेस्टेज CO2 ही बाहर निकलता है, चाहे दिन हो चाहे रात। मोस्ट ऑफ पीपुल से समझ आते हैं क्या कि दिन के समय पेड़ पौधा सांस में CO2 लेते हैं, O2 निकालते हैं। नहीं, ये प्रक्रिया श्वसन नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया है कि सूरज की रोशनी रहेगा, ग्रीन पार्ट रहेगा तो CO2 लेगा, ऑक्सीजन निकाल देगा, तो ये तो पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन जब रिस्पिरेशन होगा, सुनते रहना, तो ऑलवेज हमेशा चाहे दिन हो क्या चाहे रात हो, ये फर्क नहीं पड़ता कि दिन हो कि रात हो, श्वसन प्रक्रिया में O2 का इस्तेमाल होता है और CO2 बाहर निकलता है। ये बात आपको समझना होगा। अब आगे बढ़ते चलते हैं। रिस्पिरेशन के वजह से दो प्रकार था, एनारोबिक और एरोबिक। अनॉक्सी जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता, एनारोबिक कहते हैं। हाँ, एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। अब बताते थे कि एनारोबिक का भी दो प्रकार था, चैप्टर 2 में डीलिंग कर चुके थे। ऑब्लिगेट एनारोबिक, फैकल्टेटिव एनारोबिक। और एरोबिक का भी दो प्रकार, वही दो प्रकार, ऑब्लिगेट एरोबिक, फैकल्टेटिव एनारोबिक। फैकल्टेटिव चाहे एनारोबिक हो चाहे फैकल्टेटिव एरोबिक हो, बहुत खतरनाक होते हैं। दोनों कंडीशन में रह सकता है, दोनों कंडीशन में रह सकता है। ये सब बात हम बैक क्लास में चर्चा कर चुके हैं। कंटो पैंटा के बातें तो बताए थे कि हम लोग में कोई प्रक्रिया होता तो विकास कर्म में होते 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 तब हम लोग तक आए हैं। ये सब प्रक्रिया तो पहले धरती पर प्रोकार्योट्स थे, तब विकास हुआ, प्रोकार्योट्स का इवोल्यूशन हुआ, तब यूकार्योट्स बना, मतलब हम लोग बना। और जब यूकार्योट्स बना तो जानबे कर तो उसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया बना। तो इसीलिए अभी भी हम लोग के सेल में, अब प्लांट के भी सेल में, या जितने भी यूकार्योट्स है उसके में दोनों रिस्पिरेशन होते हैं, एनारोबिक भी होते हैं और एरोबिक भी होते हैं। तो हम लोग के सेल में और प्लांट के सेल में जो एनारोबिक रिस्पिरेशन का जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस वो एनारोबिक का पार्ट है, रिस्पिरेशन का। और एरोबिक का जो पार्ट होगा उसको हम लोग कहेंगे क्रेब्स साइकिल। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा, अभी क्या बोलेंगे इसमें कंटो पैंटा। ग्लाइकोलाइसिस पहले होगा, कहाँ होगा? सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। क्या ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा? नहीं, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। तो उसमें क्या होगा? ग्लूकोज टूटेगा तो क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनेगा। ये ही आपको जानना होगा, किसके मदद से? ढेर सारे एंजाइम की मदद से। ये प्रक्रिया प्रोकार्योट्स में भी होती है। चूंकि जानवर को तो प्रोकार्योट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते तो एरोबिक तो होगा नहीं, तो बैक्टीरिया में भरपूर मात्रा में होते हैं प्रोकार्योट्स में। लेकिन हम लोग में भी होते हैं, प्लांट में भी होते हैं ग्लाइकोलाइसिस। रिस्पिरेशन में कौन रिस्पिरेशन? सेलुलर रिस्पिरेशन। से रिस्पिरेशन कहेंगे तो सेलुलर रिस्पिरेशन, सेल के अंदर में रिस्पिरेशन होता है उसी को हम लोग कहते हैं रिस्पिरेशन। बाकी ये जो करे तो ब्रीथिंग में मदद करता है सेलुलर रिस्पिरेशन। और रिस्पिरेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस जो भी हम लोग खाते, चाहे हम लोग खाते तब, अब पेड़ पौधा तो बनाता है, तो ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट हो मेनली पहले, उसके बाद फैट, उसके बाद प्रोटीन्स स्पेशल कंडीशन में ब्रेक डाउन हो जाता है, तब रिलीज होता है एनर्जी। तो ऑर्गेनिक मटेरियल से जो ऊर्जा निकलता है किस रूप में? एटीपी के रूप में। अब उस एटीपी को धीरे धीरे सेल
अपनी एक्टिविटी में, लाइफ प्रोसेस में, डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में, ग्रोथ में, मूवमेंट में, इस समय जो भी कुछ जितने भी लाइफ का प्रक्रिया होते हैं उस समय इन्वेस्ट करता है, उस एटीपी का खर्च करता है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल से ऑक्साइड होकर के यहाँ पर सो बात है, इसीलिए हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया मेनली होता है। ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी बहुत कम बनता, बताएंगे तो उसमें तो एटीपी बनने का तो लॉस से होता है, वो तो बताना चर्चा करना ग्लाइकोलाइसिस में कम से कम होता है, लेकिन एरोबिक में जब होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये बात हमेशा आप लोग को याद करना होगा कि ग्लाइकोलाइसिस हम लोग के सेल में भी होते हैं और प्लांट के सेल में भी होते हैं, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस करने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, तो ग्लूकोज जुड़ता है। तो क्या चीज बनते हैं, दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनते हैं। इतना बात तो आप लोग को समझना पड़ेगा। ये ग्लाइकोलाइसिस किसका स्टेप है, तो रिस्पिरेशन का। और रिस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, सांस लेना छूना नहीं, एनर्जी निकालना एटीपी के रूप में। बार बार करिए बात। अब काउंटर पॉइंट, ग्लाइकोलाइसिस नाम से ग्रीक वर्ड से उत्पत्ति हुआ। ग्लाइकोज मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब टूटना, मतलब ग्लूकोज टूटेगा। इसका खोज किया था तीन वैज्ञानिक ने मिल करके, तीन वैज्ञानिक ने मिल के सब खोज किया था। इम्बडेन, मेयरहोफ एंड पार्नस। तो तीन वैज्ञानिक, इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस को दूसरा नाम कहा जाता है ईएमपी पाथवे। ये बैक क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं। इट इज कॉमन इन बोथ, दोनों में होता है कॉमन, एरोबिक में भी, एनारोबिक रिस्पिरेशन में, दोनों में रिस्पिरेशन होता है ग्लाइकोलाइसिस। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की मदद से होगा तो एरोबिक, बगैर ऑक्सीजन की मदद से रिस्पिरेशन होगा, सेल में उड़ जाने के लिए कहते हैं एनारोबिक। तो दोनों कंडीशन में होता है। और ये होता क्या है, सेल के साइटोप्लाज्म में ढेर सारे एंजाइम भाग लेता है। ये सब बात आप लोग को हम पढ़ा चुके थे बैक क्लास में, अब इसके आगे अब आप लोग को समझना, खुद देख के समझेंगे, जानेंगे, सब कुछ करेंगे। काउंटर पॉइंट, विषय वस्तु पर थोड़ा ध्यान देंगे। ग्लाइकोलाइसिस, तो हम लोग का टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। उत्पत्ति हुआ ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब ग्लाइकोस मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग मतलब ब्रेकडाउन। किसको, ग्लूकोज को, एंजाइम से खोज किया था इम्बडेन, मेयरहोफ, पार्नस ने। इसी उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईएमपी पाथवे। ये दोनों में कॉमन होता है, एरोबिक में भी, एनारोबिक रिस्पिरेशन में भी, दोनों में कॉमन होता कहाँ है, तो आउटसाइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होगा। कहाँ, सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। ये तो समझ गए थे तुम, आगे बढ़ते हैं। अब बता रहे थे आप लोग को बैक क्लास में, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मतलब हेक्सो शुगर, ये सब चर्चा कर चुके हैं। 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस के परिणाम से, ये तो समझ गए थे बैक क्लास में। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर फॉस्फोरेटेड, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों के दोनों फॉस्फोरस से जुड़ेगा, तो फॉस्फोरेटेड, तब ग्लूकोज पर जुड़ेगा, फॉस्फोरस हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, फॉस्फेट एंजाइम भाग लेगा, उस नाम है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ये भी बता चुके थे बैक क्लास में। दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बदल जाएगा, आइसोमराइज हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदल गया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल गया। सुनते रहना आगे। एटीपी यूटिलाइज होता है 2 स्टेप में। पहला स्टेप में जो कन्वर्शन होगा, ग्लूकोज जो बदल जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और दूसरा में क्या होगा कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बदल जाएगा, फ्रुक्टोज 1 रहेगा और 6 डाइफॉस्फेट हो जाएगा, मतलब 2 फॉस्फेट आ गया। एटीपी का इस्तेमाल होता है, 2 स्टेप में होता है इस्तेमाल एटीपी का इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, तो 2 एटीपी का लॉस यहाँ होगा। फ्रुक्टोज 1 6 डाइफॉस्फेट जो बना, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से वो बदल गए एटीपी की मदद से, फ्रुक्टोज 1 6 बाइफॉस्फेट। अब ये भी टूटेगा, स्प्लिट होगा इनटू डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3 फॉस्फोग्लाइसिन
अल्डिहाइड में, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, इसका नाम है DPGA। DPGA याद करिएगा, DPGA में बदल गया, दोनों में बदल गया। अब चलिए इन वन स्टेप में व्हेयर NADH आ गया, फिर से NADH में H जुड़ेगा, इस फॉर्म तो बनेगा NAD, where this is when 3-phosphoglyceraldehyde PGAL 3-phosphoglyceraldehyde यहाँ पर होगा ग्लिसरल्डिहाइड PGAL कन्वर्ट हो जाएगा फिर 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, बदल रहा प्रक्रिया स्टेप स्टेप। इस रिस्पिरेशन अचानक नहीं होता, स्टेप स्टेप साइकिल चल रहा, धीरे धीरे केमिकल का रिएक्शन हो रहा है, एंजाइम भाग रहा, चेंज कर रहा है। अब क्या होगा, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बदल गया। उसके बाद क्या होगा, द कन्वर्सन ऑफ 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड इनटू, अब वो भी बदल जाएगा, 3-phosphoglyceric acid is also an energy yielding process. This energy trapped, ये एनर्जी yielding प्रोसेस होता है, इससे एनर्जी उत्पन्न होता है, में उत्पन्न होता है, उपजता है। जब 3-phosphoglyceric acid बनेगा तो उससे क्या होगा, also an energy yielding process है, कन्वर्सन होगा 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उससे एनर्जी निकलेगा, उस एनर्जी को ट्रैप कर लेगा, जाल में फंसा लेगा और उससे बनाएगा एटीपी। तो लॉस भी किया था एटीपी को, और एटीपी को गेन यहाँ पर किया, गेन किया, समझिएगा, इजी है। अब आगे बढ़ते हैं, another ATP synthesized when the phosphoenol pyruvate is converted pyruvic acid। एगो एटीपी और बनेगा, कब एटीपी एगो और बनेगा, जब ये बनेगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट बदल जाएगा पायरुविक एसिड में, तब फिर एक एटीपी बनेगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 4 molecules of ATP आर प्रोड्यूस। इस प्रोसेस में 4 एटीपी बनेगा और 2 मोलिक्यूल एटीपी का यूटिलाइज खर्च होगा, बनेगा टोटल 4 एटीपी। 4 एटीपी बनेगा और -2 एटीपी का लॉस हो जाएगा, तो गेन कितना हुआ, तो गेन हुआ 2 ही एटीपी मोलिक्यूल, 2 ही मोलिक्यूल एटीपी का गेन हुआ, क्योंकि 2 पहले लगा दिया, फिर 4 बना, और 2 माइनस कर देंगे 4 में से, टोटल 4 बना ग्लाइकोलाइसिस में, एटीपी ट्रैप्ड हुआ, और 2 का इस्तेमाल हुआ था तो बचा 2। इसीलिए बचे लोग बैक्टीरिया सब आपके बॉडी के बाहर रहेगा, पैरासाइटिक बैक्टीरिया सब तो निष्क्रिय रूप में रहता है, उसमें उतना ही ऊर्जा बनता है जितना कि वो जी पाए, डेवलपमेंट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा बैक्टीरिया को। लेकिन जब प्रचुर मात्रा में एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेगा तब ये प्रक्रिया स्पीड हो जाएगा, तब जाके के जल्दी होगा, तब जा ग्रोथ करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा बैक्टीरिया सब। आगे बढ़ते हैं, यही स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लूकोज में 6 कार्बन है, समझ गए। अब बदलने के लिए इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदलने के लिए, फॉस्फोराइलेटेड करने के लिए एगो एटीपी का इस्तेमाल हुआ, एटीपी का इस्तेमाल हुआ, लिखा है तो एटीपी में पी जुड़ गया, ये जुड़ गया, पी जुड़ गया, तो वो एटीपी बदल गया एडीपी में बदल गया, दूसरा नाम। अब वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदल गया फ्रुक्टोज 6, देखते रहिएगा बोर्ड पर, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में एसिमिलेट हो गया, उसके लिए भी एगो एटीपी लगा। अब नाम बदले, फ्रुक्टोज 1 है और 6 बाइफॉस्फेट हो गया। अब यहाँ पर फिर एक एंजाइम का भाग लेगा, उसके बाद फिर होगा ट्राइओज बनेगा, 3 गो फॉस्फेट बनेगा, उसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड, बताए थे एग्जांपल में बताते, ट्राइओज का एग्जांपल था ग्लिसरल्डिहाइड, 3 फॉस्फेट बनेगा। अब NAD से बन जाएगा NADH, इसमें बदल जाएगा। अब ट्राइओज बाइफॉस्फेट
ग्लिसरॉल्डिहाइड से एसिड बनेगा, 1 रहेगा 3 बायफॉस्फेट, लेकिन एसिड बनेगा, उससे एगो एटीपी का गेन, यहाँ पे एगो एटीपी का गेन होगा। फिर ये मॉलिक्यूल बदल जाएगा, इसमें बदलेगा 3 फॉस्फोग्लिसरॉलिक एसिड में बदल जाएगा। उसके बाद फिर से प्रक्रिया बनेगा, फिर से फॉस्फोनाइल फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, 2x2 में हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेगा तोड़ने में, तो फिर से वो एटीपी और निकलेगा, एटीपी यहाँ से भी निकलेगा, एटीपी यहाँ से भी निकलेगा, तो 2 एटीपी तो यहाँ पर गेन हुआ और NADPH भी निकला। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, और 2 एटीपी इसमें निकल गया, 2 यहाँ पर ये 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनेगा, तो टोटल ग्लाइकोल एसिड में 4 गो एटीपी बनेगा, लेकिन लॉस हो जाएगा 2 एटीपी 2 एटीपी, तो इक्वल टू में कितना बचा था, 2 ही, गेन उसको 2 ही एटीपी का। ये स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का, हो सके तो आप लोग याद कर लीजिएगा स्टेप। इसके बाद ये बनता है, 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 हो सके मर्जी हो तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। अब इसी क्रम में ग्लाइकोलाइसिस का ही दूसरा घटक होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जिसे अल्कोहल बनाया जाता है, तो साथ उसके बारे में समझिए। देयर आर 3 मेजर वेज इन व्हिच डिफरेंट सेल हैंडल पायरुविक एसिड। चूंकि 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बना है ग्लाइकोलाइसिस में, तो पायरुविक एसिड को 3 मेजर वे से हैंडल करेगा सेल। पायरुविक एसिड को जो ग्लाइकोलाइसिस के परिणाम स्वरूप जो पायरुविक एसिड बना था, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बना था ग्लाइकोलाइसिस के परिणाम स्वरूप, उस 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड को सेल सब हैंडल करेगा, अलग अलग सेल अपना से हैंडल करेगा 3 अलग रास्ता से। एक रास्ता का नाम है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, दूसरा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और तीसरा है एरोबिक डिस्प्लेशन, जो ये होता है केवल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इतना आप लोग को कंसेप्ट क्लियर कर रखना होगा। फिर से ग्लाइकोलाइसिस के परिणाम स्वरूप 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड जो बना, वो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड को सेल सब 3 ढंग से हैंडल करता है, 3 ढंग से हैंडल करता है। एक में या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, या तो अल्कोहल का फर्मेंटेशन होगा, या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होगा, जिसको हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब तीनों को बारी बारी से समझना पड़ेगा। चलिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इससे पहले हम लोग जाना होगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये बता देते हैं। पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, इट टेक्स प्लेस इन मसल्स इन एरोबिक कंडीशन। द रिएक्शन कैटलाइज एट द एंजाइम का नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसमें NADH प्लस H इस रिऑक्साइड हो जाता है, इसमें फिर से बन जाता है, तब बन जाता है लैक्टिक एसिड। कब? अब सांस कम रहे हैं आप और साइकिल चला रहे, खूब स्पीड में, अब जितना दौड़ने का सामर्थ्य नहीं, उससे स्पीड में दौड़ेंगे तो जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए था एरोबिक रिस्पिरेशन करने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया को जितना ऑक्सीजन चाहिए था आपके सेल में, मसल्स में इतना चाहिए था माइटोकॉन्ड्रिया का ऑक्सीजन, उतना ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जेब नहीं किया, ब्लड सप्लाई भी नहीं किया, खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, या नाक सांस ले नहीं रहा है, या लंग्स कमजोर है, तो वो जो बनेगा पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस में, वो फालतू हो जाएगा, क्योंकि उसको माइटोकॉन्ड्रिया इस्तेमाल करेगा तो उसके लिए ऑक्सीजन से माइटोकॉन्ड्रिया, और उतना जल्दी आप ऑक्सीजन ले ही नहीं रहे, या उतना मात्रा ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा, या आपकी हीमोग्लोबिन कमी है, या ब्लड की कमी है, उस कंडीशन में आपके मसल्स में बन जाएगा लैक्टिक एसिड, फर्मेंटेशन हो जाएगा, रिडॉक्साइड प्रक्रिया हो जाएगा, NADH से बन जाएगा फिर NAD, इंजाइम एक तरह से रिडॉक्साइड बन जाएगा। यहाँ पे इंजाइम का भाग लेगा, वो इंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये जो लगा रहेगा तो इंजाइम का मतलब।
तो उस कंडीशन में क्या, इस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग का मांस काम नहीं करेगा, हाथ पैर काम नहीं करेगा और मूर्छा होकर हम लोग गिर जाएंगे। फिर ये आराम कर लेंगे तो फिर लैक्टिक एसिड बन जाता है पायरुविक एसिड में, और फिर तो तब जाके हम लोग सांस चूंकि वर्क करेंगे नहीं तो ज्यादा जरूरत नहीं होगा शरीर में एनर्जी बनने का, तो धीरे धीरे फिर से पायरुविक एसिड बदलेगा और फिर माइटोकॉन्ड्रिया का एरोबिक रेस्पिरेशन कर लेगा। तो ये बात इतना बात समझिएगा। इसीलिए अचानक जरूरत से ज्यादा कभी भी फिजिकली हार्ड वर्क मत करिएगा, ज्यादा ना दौड़िएगा, न ज्यादा साइकिल चलाइएगा, तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा। बुढ़ापा में बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए आपके मम्मी सब कमर दर्द कर रहा, पैर दर्द कर रहा, हाथ पैर दर्द कर रहा, तो हो सके कि आप लोग उसको पैर हाथ दबा दीजिए, बनता लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मोटाई हो जाते हैं, थक जाते हैं। जितना ऑक्सीजन शरीर को चाहिए उतना ऑक्सीजन मिलबे नहीं किया, तो पायरुविक एसिड बदल गया लैक्टिक एसिड में। एंजाइम है, एंजाइम का नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। समझ गए? अब हम लोग चलेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पर। अल्कोहल कैसे बनता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का टू अचीव अंडर द एनारोबिक कंडीशन। ग्लूकोज को या फ्रुक्टोज को या सुक्रोज को तारी में होता है या भात में होता है, और उसको ऑक्सीजन नहीं देंगे एनारोबिक कंडीशन में, तो उस समय में पायरुविक एसिड बदल जाएगा CO2 में इथेनॉल, अल्कोहल। मतलब कि अगर आप भात भी बनाते हैं और उस भात को एनारोबिक कंडीशन में लेकर पानी मिला देंगे, मत लेंगे भात को, एनारोबिक कंडीशन में लेंगे, मतलब ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, पैक कर देंगे, बंद कर देंगे, तो बैक्टीरिया उसको क्या करेगा, बदल देगा। वो पायरुविक एसिड उसके अंदर बैक्टीरिया लग ही जाएगा, हवा में रहता है, तो बैक्टीरिया की मदद से जो बैक्टीरिया में जो पायरुविक एसिड बनेगा ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल एटीपी का दुकेन होबे करेगा। अब बैक्टीरिया से एनारोबिक कंडीशन में उस ग्लूकोज को, फ्रुक्टोज को, सुक्रोज को बदल देगा CO2 में। इसीलिए तारी वाला के यहाँ फेन झाग निकलता CO2 और इथेनॉल अल्कोहल। एंजाइम भाग ले इस प्रक्रिया करने में। पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइज करेगा, ये भी रीऑक्सीडाइज होते हैं। NADH प्लस H बदल जाता है NAD में, मतलब रीऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज नहीं, फिर से वही फॉर्म में चला जाएगा, एनर्जी जमा हो जाएगा। इसीलिए बच्चे लोग अल्कोहल पीता है तो एनर्जी आ जाता है, तो उसी में एनर्जी जमा हो गया NAD के रूप में, और इथेनॉल अल्कोहल तो है, तो पीते ही उनको बहुत ज्यादा ऊर्जा आ जाता है शरीर में। इसीलिए जानवर को तो किसी को समझता नहीं उस समय में, तो ये हुआ अल्कोहलिक फॉर्मेशन, बैक्टीरिया की मदद से होगा एनारोबिक कंडीशन। एंजाइम का नाम याद करिएगा, एंजाइम है डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम का नाम है, और दूसरा है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइज। ये दोनों ये भी बता चुके। अब हम लोग को पढ़ना है ये सब कैसी हुआ, सब प्रक्रिया देख लीजिएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन, तो 9 बच्चे लोग हम लोग को मेन एरोबिक रेस्पिरेशन ही पढ़ना। यहाँ तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनता है। अब 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड को सेल 3 ढंग से हैंडल करेगा। या तो हम लोग के सेल में लैक्टिक एसिड बनेगा, हम लोग में अल्कोहल नहीं बनेगा, वो बैक्टीरिया बनाएगा एनारोबिक कंडीशन में, पायरुविक एसिड बदल देगा। भात को सान मान दीजिए, पानी में मिलाकर छोड़ दीजिए, बैक्टीरिया लग जाएगा, उसको हवा नहीं लगने दीजिए, कुछ दिन में अल्कोहल बन ही जाएगा एंजाइम की मदद से। अब हम लोग के पायरुविक 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड अब हम लोग के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जाएगा। जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जाएगा तो उसको ऑक्साइड करेगा, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेशन करेगा, तो अब हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहां तक जो कंडीशन था एनारोबिक, जो सीधा सांस नहीं लोगे और काम ज्यादा करोगे तो एनारोबिक हो जाएगा, लैक्टिक एसिड शरीर में बन जाएगा, थक जाओगे
पावर है ही नहीं, ब्लड है ही नहीं, और काम करने लगेंगे, थक जेबे करेंगे। खैर आप लोग का नहीं, सब नहीं होता, ये बुढ़ापा में ऐसा होता है। तो ना होगा, चलो अचानक नहीं, बहुत कम कम, बस आज यहीं तक। क्या कहेंगे? खुश रहो तो क्या आप लोग कहेंगे? खुश रहेंगे। स्वस्थ रहो तो क्या बोलेंगे? स्वस्थ रहेंगे। पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।